वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग YCT जनरल साइंस 2024 के इस बुक का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बुक और ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग अध्यायवार अध्याय पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे 13 चैप्टर और 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए 13 चैप्टर में जो हमारे कुछ चैप्टर बच रहे थे, पत्ती यानी पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, फल और बीज के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों 14 चैप्टर में हम लोग वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों टोटली हमारा जो पार्ट होगा, टोटल ये 22 नंबर वाला पार्ट होगा, यानी कि 22वां पार्ट होगा। इस 22वें पार्ट में टोटल हम लोग 1800 नंबर से लेकर के 1912 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये जो यहाँ पे वीडियो चल रही है, दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे केवल यही एक क्लास नहीं चल रही है, सभी विषयों की क्लास चल रही है। देखिए अभी आपको बता दूं कि हाल ही में जो YCT जनरल नॉलेज यानी कि जीके जीएस का जो बुक था उसका हिस्ट्री हमने कंप्लीट किया है और जल्द ही इसका हम लोग क्वालिटी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जीके जीएस का भी क्लास चलता है, साइंस का भी क्लास चलता है, मैथ का भी और रीजनिंग का भी चलता है, यानी कि सभी प्रकार से कुल मिलाकर के रेलवे की तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। वो भी दोस्तों यहाँ पे ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पेपरों को ही लिया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इसका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे दोस्तों, आपके द्वारा किसी भी प्रकार किसी भी टॉपिक में भेजे गए डाउटेड को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि करंट अफेयर के साथ साथ दोस्तों ये जो क्लास नोट्स यहाँ पे सॉल्व करवाई जा रही है, इस क्लास नोट्स का हाल पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो वो बुक भी आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ग्रुपों से या हमारे चैनलों से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 22 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये, दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों लीफ यानी कि पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पत्ती वाला हमारा ये चैप्टर है और इसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लीफ मींस दोस्तों क्या होता है, पत्ती। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। 1800 नंबर यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। फिर कह रहा है बी ऑप्शन में कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। तो देखिए उसने कहा है विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा, हमको परिवर्तन बताना है। तो कह रहा कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा, तो ये तो गलत कह दिया है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं भाई, बदलाव तो कुछ ना कुछ होगा ही। इसने कहा कोई बदलाव नहीं होगा, तो गलत कह रहा है। फिर देखिए दूसरे में कहा है कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएंगी। तो ये बात दोस्तों सही कही गई है। फिर कह रहा कुछ कोशिकाएं जल का अवशोषण करेंगी और अन्य कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी, गलत कह रहा है। पत्ती की कोशिकाएं जल का अवशोषण करेंगी और फूल जाएंगी, ये भी दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो देखेंगे दोस्तों 1800 नंबर का हमारा केवल बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए जब स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। यह एक बाह्य प्रसरण के प्रयोग का उदाहरण होता है। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 1800 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेंगे दोस्तों, देखिए 1801 नंबर और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि डाट डाट के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। देखिए कह रहा कौन से पौधे के पत्ती में मेथेनोइक अम्ल होता है। देखिए इमली के या संतरे के या टमाटर के या दोस्तों बिच्छू बटी के। तो दोस्तों बिच्छू बूटी या बिच्छू बटी वही बात है। तो दोस्तों देख लीजिएगा ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है और ये हमारा जो होता है
कह रहा कौन से पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है? तो ये होता है दोस्तों बिच्छू बूटी के जो पौधा होता है उसी में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि बिच्छू बूटी के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। यह एक शाकाहारी पौधा होता है जो जंगलों में उगता है। इसकी पत्तियों में चुभने वाले बाल होते हैं जो छूने पर दर्दनाक डंक जैसे मारते हैं और बड़ा सा मतलब हमें दर्द महसूस होता है। तो दोस्तों इसका उपाय चिलमोड़ा के पौधे के पत्ते से पौधे के साथ उस क्षेत्र को रगड़ना जो अक्सर बिच्छू बूटी के पास उगता है। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे इससे रिलेटेड ये बात हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि बिच्छू बूटी का जो पत्ते होते हैं उसमें डंक जैसे सुई जैसे वो होते हैं, तो उसमें अगर व्यक्ति का हाथ या कोई भी शारीरिक त्वचा पड़ जाती है तो वहां पे वो एक प्रकार से वो क्या होता है, वो दर्दनाक होता है, मतलब दर्द उसमें होता है। ठीक है ना, जब कहीं टच हो जाएगा तो दर्द हो जाएगा, दर्द होगा। तो दोस्तों इसके उपाय के लिए क्या किया जाता है, चिलमोड़ा के पौधे के पत्तों को वहीं जिस भाग में लगा हो तो उसको रगड़ लिया जाता है उस जगह पे। तो क्या होता है ये, उससे हमको राहत मिल जाती है। और चिलमोड़ा का पौधा मिलता कहाँ है, बिच्छू बूटी के पेड़ के आस ही पास चिलमोड़ा का पौधा जरूर मिलेगा। ये एक खूबी है दोस्तों। ठीक है ना, तो यहां पे दोस्तों देखेंगे तो 1801 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1801 के बाद हम लोग देखेंगे 1802 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है 1802 नंबर पे। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 1802 और 1802 हमारा 1801 तो ये था भाई, 1802 हम देखेंगे। ठीक है, 1802 में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कह रहा एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें। देखिए एक पत्ती के कह रहा है, एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें, और फिर कहा गया है और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। देखिए कह रहा कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। दोस्तों देख लीजिएगा ए हमारा ये ए भाग लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, ये यहाँ और ये डी लिखा है और ये ई लिखा है। तो देख लीजिएगा ए ये जो भाग होता है हमारा दोस्तों, ये हमारा कौन सा भाग होता है, देखिए ए में जहां पे ये ए बना हुआ है इस भाग को हम क्या बोलेंगे, चलिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं डायरेक्टली, आप ऐसा ही कर दीजिएगा। ए भाग को हम लिख दे रहे हैं, ए भाग जो हमारा कहलाएगा ये इस भाग को हम बोलते हैं ऊपरी अधिचर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, ऊपरी अधिचर्म बोलेंगे। ये वाला ए भाग हो गया। फिर दोस्तों बी वाला भाग दोस्तों देख लीजिएगा ये है, ये हमारे देखिए नीचे का भाग है ना, इसको आप निचली बोल दीजिएगा, निचली बाह्य त्वचा कह दीजिएगा, निचली, इसको हम कह देंगे बाह्य, आगे ले दीजिएगा त्वचा, निचली बाह्य त्वचा बोल देंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा सी हमारा दोस्तों देख लीजिएगा इस भाग को यहाँ पे सी बताया गया है, तो इस सी वाले भाग को हम बोलेंगे रक्षक कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रक्षक कोशिका बोलेंगे भाई, ये हो गया। अब डी वाला विकल्प दोस्तों देख लीजिएगा, डी यहां से यहां तक का दिया गया है, डी भाग को हम कहेंगे वायु अवकाश कहेंगे। क्या कहेंगे, डी वाले भाग को वायु अवकाश बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, वायु अवकाश बोलेंगे। अच्छा ये हो गया। फिर देख लीजिएगा जो बचा ई वाला भाग, इसको हम हरित लवक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हरित लवक बोलेंगे। देख लीजिएगा भाई, अब हमारा ये सब कहां पे दिया गया है, देखिए ए में ऊपरी अधिचर्म, बी में मोमी क्यूटियल नहीं, बी में हमारा निचली बाह्य त्वचा, तो देखिए बी में नहीं निचली बाह्य त्वचा, ये दोस्तों देख लीजिएगा सी में ऊपरी और यहाँ पे निचली, फिर रंध्र, ये दोस्तों हमारा सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1802 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 1803 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया भाई, यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। देखिए यहाँ पे गलत कथन हमको बताना है, कह रहा पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत ज्ञात करना है। ठीक है ना, यहाँ पे इसमें देखा जाए तो कह रहा निम्नलिखित में से गलत कथन चुने, जो कथन हमारा गलत होगा उसी को हमको यहाँ पे बताना है कि ये वाला कथन गलत होगा। कह रहा पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत है। देखिए ऊपरी और निचली परत है, तो ऊपरी और निचली परत देखिए आंतरिक भागों की रक्षा करती है। नहीं भाई गलत ये तो कह रहा है, सही है ना एक प्रकार से, कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन चुने, हमको गलत कथन बताना। कर पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत है, आंतरिक भागों की रक्षा करता है, सही कह रहा है। फिर दोस्तों देखेंगे तो आगे हमारा दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे दिया क्या गया है, दूसरा कह रहा पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, सही कह रहा है। भोजन का संश्लेषण करता है, ये गलत कह रहा है। गैसों का आदान प्रदान करता है, ये सही कह रहा है। तो 1803 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1804
के बाद दोस्तों हम देखेंगे 1804 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। तना, जड़, कलियां या फिर दोस्तों पत्तियां। पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो पत्तियां होती हैं, यही पौधों का जो पत्तियों वाला जो हिस्सा होता है, यही गैसों के आदान प्रदान में मतलब आदान प्रदान में सहयोग करता है। विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1805 नंबर, और 1805 नंबर पे हमारा दिया गया है कि रंध्र स्थित होते हैं लाल रक्त कोशिकाओं में, क्लोरोफिल में, उदर या अमाशय में, पत्तों में। तो दोस्तों रंध्र जो हमारे स्थित होते हैं वो कहां पे स्थित होते हैं, वो पत्तों में स्थित होते हैं। रंध्र कहां स्थित होते हैं दोस्तों, रंध्र मुख्यतः पत्तियों या पत्तों में पाए जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन तथा इससे उत्पन्न क्षति और मुख्यतः यह पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों में होते हैं। वाष्पोत्सर्जन में पानी की वाष्प उड़ने के अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 1805 का हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा, डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए अब हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पुष्प स्टार्ट हो रहा है। पुष्प के बारे में देख लीजिएगा, यहाँ पे पुष्प पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा है कि इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। तो कह रहा है कि पुष्प के नर जनन अंग का, देखिए पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है कहा गया है। तो परागकोश नहीं है, वर्तिका नहीं है, तंतु नहीं है, पराग नहीं है। तो इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। तो ये हमारा जो हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा वर्तिका जो है हमारा, ये घटक एक नहीं है। पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है तो वर्तिका 1806 का देखेंगे, विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1806 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है। पुष्प का कह रहा मादा जनन अंग है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो पुष्प होते हैं उनका पुष्प का मादा जनन अंग जो कहलाएगा वो स्त्री केसर कहलाएगा। 1807 का देखेंगे दोस्तों, विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है। तो स्त्री केसर जो होता है ये पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है, जिसके शीर्ष पर एक वर्तिकाग्र होता है। स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग होता है। देखिए यहाँ पे अगर लिखेंगे तो देखिए मैं लिखे दे रहा हूं स्त्री केसर, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे स्त्री केसर एक फूल का बीजांड। देखिए यहाँ पे एक फूल का बीजांड, देखिए एक फूल का हम लिखेंगे बीजांड, एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग है। उत्पादक हम क्या लिख देंगे दोस्तों, उत्पादक, आगे लिख देंगे भाग है। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, इस पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है। तो स्त्री केसर हो जाएगा। तो हमने बताया स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग होता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हमारा होता है इसके शीर्ष पर एक वर्तिकाग्र होता है। देखिए यहाँ पे हम लिख दे शीर्ष पर, देखिए हम लिखे दे रहे हैं शीर्ष पर वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है दोस्तों, वर्तिकाग्र होता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1808 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। क्या पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। स्त्री केसर, बीजांड, पंखुड़ी या फिर दोस्तों अंडाशय। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है, तो वो हो जाता है दोस्तों बीजांड। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अंडाशय युग्मासन, अंडाशय जो होता है पुष्पासन में लगा चौड़ा एक फूला हुआ हिस्सा होता है जिसमें अनेक बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है तथा बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे अगर पहला पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं निषेचन। देखिए निषेचन के बाद अंडाशय से, निषेचन के बाद
अंडाशय से हम लिख देंगे अंडाशय, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, फल का हम लिख देंगे निर्माण होता है। ये हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा पॉइंट यहां पे देखेंगे तो दूसरा पॉइंट हमारा दिया गया है कि बीजांड से बीज का निर्माण होता है। यहां पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहां पे देखेंगे तो बीजांड से हम क्या लिखेंगे, बीजांड से बीज का निर्माण होता है, बीज का आगे दोस्तों लिख दीजिएगा निर्माण हम लिख देंगे होता है, यहाँ पे बीज का निर्माण होता है। तो ये बात हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे 1808 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1809 नंबर, इस पे कहा है कि एक पुष्प के प्रजनन अंग डाट डाट होते हैं, एक पुष्प के प्रजनन अंग डाट डाट होते हैं। तो दोस्तों एक पुष्प के प्रजनन अंग जो होते हैं वो होता है पुंकेसर होता है, और दोस्तों दूसरा होता है स्त्री केसर होता है। यही दोस्तों हमारे क्या होते हैं, पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं। तो ये 1809 का दोस्तों विकल्प नंबर डी पे मौजूद है, तो विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1810 नंबर, और 1810 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है तरह निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर और वर्तिकाग्र दल और बाह्य दल का क्या होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं, जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। पुंकेसर दल और बाह्य दल के अलावा वर्तिका झड़ जाते हैं। कुछ पौधों में दल और बाह्य दल के अलावा वर्तिका पुंकेसर झड़ जाते हैं। देखिए जो झड़ जाते हैं दोस्तों ये सब गलत है। फिर कह रहा है अधिकांश पौधे में बाह्य दल के झड़ जाने के अलावा सभी स्थायी होते हैं। देखिए ये भी झड़ जाते हैं तो गलत कह दिया। अब देखिए यहाँ पे एक बात झड़ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात ये कही है कि बाह्यदल के अलावा वे झड़ जाते हैं। देखिए हाँ ये बात सही कह रहा, बाह्यदल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में स्थायी होते हैं। ये बात सही है यहाँ पे कि बाह्यदल के अलावा झड़ते हैं, कह रहा है जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकते हैं। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1810 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। देखिए निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर वर्तिकाग्र और बाह्यदल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे 1811 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि फूल के किन जनन अंगों में जनन कोशिकाएं होती हैं। तो अभी आपने पढ़ा है कि फूल के जो प्रजनन अंग होते हैं या फूल के वही जनन कोशिकाएं, जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि फूल के जो हमारे जनन अंग होते हैं वो एक होता है पुंकेसर, दूसरा होता है हमारा स्त्री केसर होता है। यही हमारे जो फूल के क्या होते हैं, जनन कोशिकाएं या जनन भाग होते हैं। तो 1811 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1812 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित के लिए सही लेबल की पहचान करें। निम्नलिखित के लिए सही लेबल की पहचान करें। देखिए ए बी सी 3 लेबल दिए गए हैं, इनको सबको बताना है कि ए किस लेबल के लिए हमारा बता रहा है, बी किस लेबल के लिए और सी किस लेबल के लिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो ये ए है हमारा, ये पराग कोष के बारे में बताता है। देखिए ये क्या बता रहा है, हमारा पराग कोष को बता रहा है। ये जो ऊपर यहाँ पे इसका दिया है सीधा, ये पराग कोष होता है। बी जो दिया गया है ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा वर्तिका है, और जो सी बच रहा है दोस्तों ये हमारा अंडाशय होता है। ये क्या होता है दोस्तों, अंडाशय होता है। तो विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा परागकोष वर्तिका अंडाशय ये दिया गया है सी पे। तो 1812 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1813 नंबर देख लीजिएगा, कह रहा है फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसा संरचना को क्या कहा जाता है। तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे कहा है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसे संरचना को क्या कहा जाता है। पुष्प केसर कहा जाएगा, बाह्यदल कहा जाएगा, बीजांड कहा जाएगा, पंखुड़ियां कहा जाएगा। तो बीजांड कहा जाएगा दोस्तों 1813 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचना को बीजांड कहा जाता है।
स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल प्राप्त होते हैं। उल्लेखनीय है कि बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। दोस्तों ये अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुघानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो बीजांड है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 1814 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 1814 नंबर पे हमारा दिया गया है। इस पे कहा है कि डाट डाट फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। देखिए फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि फूल का जो हमारा एक मादा प्रजनन जो अंग होता है वो स्त्री केसर होता है, मादा प्रजनन। और नर प्रजनन अगर बोलेंगे तो यहाँ पे पुंकेसर हो जाएगा। देखिए मादा प्रजनन हमारा देख लीजिएगा क्या होता है, मादा प्रजनन बताया गया तो हमारा ये स्त्री केसर हो जाएगा। ये हमारा होता है मादा, क्या होता है दोस्तों, मादा प्रजनन। और ये होता है हमारा नर प्रजनन होता है, क्या होता है, नर प्रजनन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मादा प्रजनन की बात की गई है तो ये हो जाएगा स्त्री केसर। 1814 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 1815 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट अंडप का एक भाग नहीं है। अंडप का करा एक भाग नहीं है तो कौन सा नहीं है, देखिए वर्तिकाग्र नहीं है, अंडाशय नहीं है, पुंकेसर नहीं है, स्टाइल नहीं है। तो 1815 का अगर दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर जो हमारा यहाँ पे दिया गया है सी, पुंकेसर, यही हमारा जो हो जाएगा। पुंकेसर जो होता है वो अंडप का हमारा क्या नहीं है, पुंकेसर हमारा अंडप का एक भाग नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 1815 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1816 नंबर, और 1816 नंबर पे हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर दोस्तों आयरन। तो 1816 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो डी दिया गया है यहाँ पे आयरन, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आयरन हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो आयरन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 1817 नंबर, इसमें कहा है कि डाट डाट ये पुंकेसर के भाग हैं। कौन से पुंकेसर के भाग होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो पुंकेसर के भाग होते हैं वो होते हैं परागकोश और दोस्तों पुतंतु होते हैं। देखिए परागकोश और पुतंतु लिखा है, ये हमारा 1817 का विकल्प नंबर दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं, देखिए बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग या फिर दोस्तों जायांग। तो पुमंग एक जायांग पुष्प के वास्तविक जनन भाग है। पुमंग नर अंगों से बना होता है जो पुष्प का वास्तविक नर भाग है। प्रत्येक नर अंग पुंकेसर कहलाता है, जिसके 3 भाग पुतंतु, परागकोश तथा योजी या दोस्तों पुतंतु पतला सूत्रनुमा भाग होता है जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है। पुंकेसर में एक द्विपालिक रचना होती है जिसे परागकोश कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो कहा गया है कि डाट डाट ये पुंकेसर के भाग हैं। पुंकेसर के भाग हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, परागकोश और पुतंतु हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर हमारा 1870 का 1817 है दोस्तों, 70 मत निकालिएगा, अभी बहुत दूर है 70 से। तो 1817 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और यहाँ पे कहा है डाट डाट एक लिंगी पुष्प होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1818 में अभी मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, जो एक लिंगी पुष्प होता है वो पपीता होता है। दोस्तों देख लीजिएगा पपीता जो होता है हमारा एक लिंगी पुष्प होता है। इसका वैज्ञानिक नाम हमने आपको बताया है कैरिका पपाया होता है। इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम लिख दें वैज्ञानिक नाम किसका, पपीता का नाम, किसका दोस्तों, पपीता का। पपीता का वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैरिका पपाया, पपाया ये हो जाएगा, कैरिका पपाया हमारा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब पुष्प में केवल एक जनन अंग पुमंग या जायांग उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जब पुष्प में पुमंग या जायांग दोनों उपस्थित हो तो ऐसे पुष्पों को उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे सरसों, कपास, भिंडी आदि।
यहाँ पे लेकिन दोस्तों एक लिंगी पुष्प पूछा गया है तो ये हो जाएगा पपाया यानी पपीता। 1818 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1819 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, इस पे कहा गया कि डाट डाट को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। तो उभयलिंगी फूल के रूप में दोस्तों हम पपीता को जानते हैं। नहीं, उभयलिंगी पूछा ना, अब यहाँ पे एक लिंगी नहीं पूछा, तो उभयलिंगी हम दोस्तों ये गलत हो जाएगा। देखिए उभयलिंगी इसको नहीं कहेंगे ना, अभी ये तो हमारा एक लिंगी के अंतर्गत पपीता चला गया है ना, तो उभयलिंगी हम दोस्तों किसको बोलेंगे? उभयलिंगी दोस्तों अभी हमने पीछे बताया सरसों को बोला जाता है। 1819 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। उभयलिंगी रूप के रूप में फूल कौन सा है? सरसों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1820 नंबर, यहाँ पे कहा है डाट डाट एक उभयलिंगी पुष्प होता है, तो सरसों का होता है। तो यहाँ पे 1820 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों 1821 नंबर, और 1821 नंबर पे कहा गया है कि फूल के नर प्रजनन भागों को डाट डाट कहा जाता है। देखिए फूल के नर प्रजनन भागों को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। 1821 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग होता है। ये पंखुड़ियों के छल्ले के भीतर उपस्थित होते हैं और फूले हुए ऊपरी हिस्सों के साथ इनमें थोड़ी डंठल होती है। पुंकेसर 3 हिस्सों में मतलब बटा होता है, परागकोश, तंतु और योजी। तो दोस्तों ये होता है पुंकेसर 3 भागों में बटा होता है। देख लीजिएगा पुंकेसर जो होता है 3 भागों में बटा होता है। देखिए पहला भाग जो होता है इसका परागकोश होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों पराग, आगे लिख देंगे दोस्तों कोश लिख देंगे, परागकोश हो गया। दूसरा दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा तंतु होता है, तीसरा हमारा योजी होता है। देखिए ये हमारा तंतु हो जाएगा और ये हमारा योजी हो जाएगा, ये योजी हो जाएगा। तो दोस्तों अब देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के 1821 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1822 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम पुष्पासन कहते हैं। देखिए फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उन्हें हम पुष्पासन कहते हैं। 1822 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए फूल का हिस्सा जिस आधार पर उपस्थित होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। यदि यह फल बनाने में भाग लेते हैं तो ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब में पुष्पासन फल बनाने का भाग लेते हैं, जब फल बनने में पुष्प का केवल अंडा से ही भाग लेता है तो उस फल को सत्य फल कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा विकल्प नंबर 1822 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इस पे कहा गया कि पराग कण किसमें पाए जाते हैं? वर्तिकाग्र में, बीजांड में, परागकोश में या दोस्तों पुष्प गुहा में? तो दोस्तों पराग कण परागकोश में पाए जाते हैं। विकल्प नंबर सी पे दिया गया है ये, तो हमारा 1823 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, इस पे कहा है कि इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो दोस्तों देख लीजिएगा उभयलिंगी फूल पूछा है, तो उभयलिंगी फूल अभी आप पीछे 2-3 बार पढ़ चुके हैं, सरसों को बोलते हैं। उभयलिंगी फूल हमारा क्या होता है दोस्तों? सरसों को बोला जाता है। सरसों को उभयलिंगी या फिर दोस्तों द्विलिंगी। देखिए उभयलिंगी कह देंगे तो भी वही बात है, पहले बात समझना, उभयलिंगी बोलेंगे या फिर दोस्तों आप कह दीजिएगा द्विलिंगी बोल दीजिएगा, द्विलिंगी बोलेंगे तब भी वही बात है। उभयलिंगी या द्विलिंगी बोलेंगे किसको? ये सरसों को हम बोल देंगे। किसको? सरसों को। सरसों हो गया दोस्तों द्विलिंगी। और दोस्तों देख लीजिएगा, अब जैसे यहाँ पे दिया गया, देखिए तरबूज दिया गया है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक लिंगी है। क्या हमारा? ये एक लिंगी है। और फिर देखिए यहाँ पे जैसे खीरा दिया गया है, खीरा भी हमारा क्या है? ये एक लिंगी है, तो यहाँ पे भी लिख दीजिएगा एक, आगे लिख देंगे लिंगी। एक लिंगी है हमारा खीरा भी। देखिए खीरा भी हमारा क्या हो गया? एक लिंगी हो गया। अब देखिए यहाँ पे पपीता लिखा है, तो पपीता भी दोस्तों हमारा क्या होता है? एक लिंगी होता है। पपीता भी हमारा क्या है? एक लिंगी हमारा ये भी होता है। तो कुल मिला के दोस्तों आपको पता चल गया कि यहाँ पे 1824 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उभयलिंगी पूछा है। उभयलिंगी को ही हम दोस्तों द्विलिंगी कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 1824 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1825 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन
पुष्प के मध्य में स्थित होता है? पेटल, सेपल, कार्पेल या पुमंग? तो देखिए पुष्प के मध्य में कह रहा कौन सा स्थित होता है, तो पुष्प के मध्य में जो स्थित होता है दोस्तों उसको हम लोग कार्पेल बोलते हैं। पुष्प के मध्य में कौन सा भाग स्थित होता है, वो कार्पेल होता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा कार्पेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, तो यहाँ पे कार्पेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1825 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 1826 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो देखिए फूल का जो प्रजनन का भाग होता है वो पुंकेसर और दोस्तों कार्पेल होता है। विकल्प नंबर ये ए पे ही मौजूद है, तो यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक फूल का प्रजनन भाग होता है दोस्तों ए ऑप्शन पुंकेसर और दोस्तों कार्पेल। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1827 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? अभी अभी दोस्तों देख लीजिएगा आपने पढ़ा है पुंकेसर दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा स्त्री केसर। विकल्प नंबर बी 1827 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? पुंकेसर और स्त्री केसर, ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1828 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग का क्या कहा जाता है? पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? को शब्द होना चाहिए। शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ठीक है भाई, बीजांड कहा जाएगा, पुंकेसर कहा जाएगा, वराग कहा जाएगा, या स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। दोस्तों दोनों ये एक ही चीजें हैं। तो दोस्तों पुष्प में स्त्री केसर के भाग को देखिए, स्त्री केसर के भाग को क्या कहा जाता है? तो स्त्री केसर के भाग को हम लोग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहेंगे। 1828 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे दोस्तों वर्तिकाग्र, या दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा स्टिग्मा, स्टिग्मा लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे 1828 के बाद हम लोग देखेंगे 1829 नंबर। इस पे कहा है कि पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है, पुंकेसर कहलाएगा, पेटल कहलाएगा, सेपल कहलाएगा, या फिर दोस्तों कार्पेल कहलाएगा। तो पुष्पों का मादा जनन जो अंग होता है दोस्तों ये क्या कहलाता है? पुष्पों का मादा जनन अंग हमारा कार्पेल कहलाता है। विकल्प नंबर हमारा डी पे मौजूद है, तो 1829 का देखेंगे तो डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि पुष्प में समस्त अवयवों के मध्य एक विशेष संरचना होता है, यह जयांग कहलाता है। कुछ पौधों में जयांग एक अंडक तथा कुछ पौधों में जयांग एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। ये सभी उस पुष्प के मादा प्रजनन भाग कहे जाते हैं जिसके 3 भाग होते हैं। देखिए ऊपर का भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, मध्य का भाग वर्तिका कहलाता है, नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा दिया गया है कार्पेल जो शब्द दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1830 नंबर में दिया गया है कि पौधों का नर प्रजनन अंग है। तो देख लीजिएगा पौधों का नर प्रजनन जो अंग होता है वो पुंकेसर होता है। क्या होता है दोस्तों? पुंकेसर। 1830 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है। यह पौधों के नर युग्मकों को बनने में मदद करता है और परागकणों में पाया जाता है, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय तीनों मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं। मादा जनन तंत्र को जायांग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1831 नंबर में दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। तो पत्ता हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, तना हो जाएगा, या दोस्तों फूल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फूल दिया गया है 1831 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1831 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा भाई यहाँ पे 1831 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा अगला अध्याय भी आ रहा है। हम लोग फ्रूट और सीड के बारे में पढ़ेंगे, फल और बीज के बारे में।
देख लीजिएगा भाई, फल और बीज से रिलेटेड जो हमारा दिया गया है 1832 में पहला क्वेश्चन जो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। कह रहा निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। मूलांकुर हो जाएंगे, प्रांकुर हो जाएंगे, बीज पत्र हो जाएंगे, युग्मज हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं वनस्पति का वह भाग जिसमें पत्तियां, शाखाओं आदि का अंकुरण आरंभ होता है प्रांकुर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रांकुर। तो देखिए आपने पढ़ लिया, बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रभाव में विकसित होता है वो हमारा प्रांकुर कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रांकुर कहलाता है। ये आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। बीज का अंकुरण होने पर पौधों के प्रथम पत्ते को बीज पत्र कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं, प्रांकुर कहलाता है। 1832 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1833 और इस पे कहा है कि डाट डाट बीज के 3 भाग है। देखिए बीज पत्र, युग्मनज और प्रांकुर। फिर दोस्तों कहा गया कि बीज पत्र, मूलांकुर या प्रांकुर, बीज पत्र भ्रूण और प्रांकुर, बीज पत्र युग्मनज और मूलांकुर। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शनों में से हमारा जो दिया गया है 1833 में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा बीज के 3 भाग हैं। देखिए बीज पत्र हो जाएगा, मूलांकुर हो जाएगा, प्रांकुर हो जाएगा। यही बीज के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से बीज के 3 भाग होते हैं? देखिए 1833 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बीज पत्र हो जाएगा, एक तो हमारा बीज पत्र बन गया, दूसरा हमारा क्या बन जाएगा? देखिए हमारा मूलांकुर बन जाएगा, मूलांकुर बन जाएगा, और तीसरा जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा दोस्तों प्रांकुर बन जाएगा। क्या बनेगा? प्रांकुर बन जाएगा। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा 3, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारा 1833 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1834 नंबर और यहाँ पे कहा गया है कि पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के डाट डाट में संग्रहित करते हैं। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के डाट डाट में संग्रहित करते हैं। प्ल्यूम्यूल में, रेडिकल में, कोटिलेडोन में या दोस्तों भ्रूण में। तो 1834 का विकल्प नंबर देखेंगे तो पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के कोटिलेडोन में संग्रहित करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 1834 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी कहां पे संग्रहित करेंगे? कोटिलेडोन। देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे कोटिलेडोन, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा और अगला हमारे यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा 1834 के बाद हम लोग देखेंगे 1835 नंबर और इस पे कहा गया है कि डाट डाट पौधों के बीज में एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। बीजांड, बीज पत्र, प्रांकुर या फिर दोस्तों मूलांकुर। तो यहाँ पे दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बीज पत्र हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा 1835 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1835 के बाद हम लोग देखेंगे 1836 नंबर और यहाँ पे कहा है कि टमाटर क्या है। देखिए टमाटर क्या होगा? सब्जी होगा या फल होगा या फिर दोस्तों फली होगा या खाद्य तना है। तो टमाटर एक प्रकार का दोस्तों फल कहा जाता है टमाटर को, तो टमाटर हमारा क्या होगा? फल होगा। 1836 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। टमाटर एक फल है। टमाटर का खाने वाला भाग फल भित्त और बीजांडसन होता है। इसका वानस्पतिक नाम दोस्तों सोलनम लाइकोपर्सिकम है। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम अगर देखिए टमाटर का वैज्ञानिक नाम देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं टमाटर का, आगे लिख दीजिएगा वैज्ञानिक नाम। टमाटर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों देख लीजिएगा क्या होता है। तो टमाटर का वैज्ञानिक नाम जो हमारा होता है वो सोलनम, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा देखिए सोलनम, हम क्या लिखेंगे? सोलनम लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम, परसिकम, ये हमारा हो जाएगा सोलनम लाइकोपर्सिकम। हमारा इसका क्या होता है? टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई है। देखिए उत्पत्ति अगर इसकी बात की जाए, टमाटर की उत्पत्ति कहां हुई है? टमाटर कहां से उत्पत्ति हुआ है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से टमाटर की उत्पत्ति हुई है। दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे लिख देंगे। तो दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों हमारा क्या हुआ है? टमाटर की उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों आगे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है और दोस्तों इसमें टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्णक पाया जाता है। देखिए टमाटर में लाइकोपेन, देखिए लाइको यहाँ पे हम लिख देंगे लाइको
और लाइकोपीन नामक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है। वर्णक आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पाया, फिर आगे लिख दीजिएगा जाता है। तो ये बातें हो गई दोस्तों इससे रिलेटेड। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 1837 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कह रहा इनमें से किसे सामान्यतया फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए फल के रूप में तो टमाटर हमारा होता ही है, नाशपाती भी हमारा एक प्रकार से देख लीजिएगा फल ही होता है, नाशपाती भी हमारा क्या है? फल ही है। टमाटर भी दोस्तों हमारा क्या है? टमाटर। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो टमाटर हमारा दोस्तों यहाँ पे करा टमाटर क्या है? तो टमाटर दोस्तों हमारा एक फल है। तो देखिए अब दूसरा हमारा 1800 करा इनमें से किसी सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए स्ट्रॉबेरी, अंगूर, नाशपाती, टमाटर। तो दोस्तों आपको बताओ सामान्यतः फल के रूप में टमाटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग सब्जी के रूप में हम लोग करते हैं। देखिए स्ट्रॉबेरी, अंगूर और नाशपाती इन सबका हम फलों के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन टमाटर हम इसको सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसलिए दोस्तों 1837 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1838 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? कौन सा एक बहुबीजी फल नहीं है? पपीता, सेब, लीची, अनार। तो लीची एक बीजी फल होता है। देखिए लीची जो होता है ये एक बीजी फल होता है। लीची क्या है हमारा? एक बीजी फल है। एक बीजी फल है। लीची क्या है? एक बीजी फल है। पपीता, सेब, अनार हमारे ये बहुबीजी फल होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1838 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1839 नंबर में देख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? निम्नलिखित में से कौन एक फलीदार पौधा है? तो देखिए टमाटर, गोभी, आलू, मटर। तो जो ये मटर हमारा है दोस्तों ये फलीदार पौधा होता है। यानी कि 1839 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी टमाटर हमारा फलीदार पौधा होता है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1840 नंबर, और इस पे कहा है कि केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? ये दोस्तों फलभित्त और मध्य फलभित्त कहलाता है। फलभित्त और दोस्तों मध्य फलभित्त कहलाता है। तो ये विकल्प दोस्तों देखिए फलभित्त और मध्य फलभित्त, अंता फलभित्त और मध्य फलभित्त कहलाता है। ये विकल्प नंबर दोस्तों हमारा देखेंगे तो बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। केले का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो ये हमारा दोस्तों अंता फलभित्त और मध्य फलभित्त दिया गया है बी ऑप्शन पे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? कह रहा कौन सा अपने जीवन में केवल एक ही बार फूल या फल देता है? तो दोस्तों देख लीजिएगा केला जो होता है वो जीवन में केवल अपने जीवन काल में, यानी कि केला का जैसे कोई पौधा हुआ तो वो एक ही बार फल देगा और एक ही बार फूल देगा। तो केला का ऐसा जीवन काल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 1841 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कह रहा डाट डाट पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। कह रहा डाट डाट पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। तो दोस्तों जो ये फल होता है यही हमारा पादप का एक वर्धी भाग नहीं होता है। तो फल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 1842 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1843, इसमें कहा है पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? पुष्प में, पत्ती में, मूलाग्र में या दोस्तों बीज में? तो पादपों में जो प्रांकुर पाया जाता है दोस्तों वो बीज में पाया जाता है। पादपों में पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? तो बीज में पाया जाता है। पादपों में प्रांकुर दोस्तों बीज में पाया जाता है। प्रांकुर पादपों में बीज का वह अगला भाग होता है जिससे पत्तियां, शाखाओं आदि का अंकुरण प्रारंभ होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 1843 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1844 नंबर, और इस पे कहा गया कि नीचे दिए गए द्विबीजपत्री बीज के चित्र का अध्ययन कीजिए। चित्र में ए, बी और सी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे ए, बी, सी के भागों के नामों का वर्णन हमको करना है। देखिए जो ए है इस ए वाले भाग को हम बोलेंगे भावी प्ररोह मूल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? भावी प्ररोह मूल बोलेंगे। भावी प्रवाह प्ररोह मूल बोलेंगे। बी वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? देख लीजिएगा बी वाले भाग को बोलेंगे भोजन संग्रह। देखिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? भोजन संग्रह बोलेंगे। भोजन संग्रह बोलेंगे इसको। और दोस्तों यहाँ पे सी वाले को बोलेंगे भावी प्रवाह बोलेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे भावी प्ररोह बोलेंगे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे 1844 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बी के साथ क्या दोस्तों? ये हमारा ए के साथ राइट होगा। यहाँ पे हमारा ये बी राइट नहीं होगा, देखिए हमारा ए होगा।
देखिए ए होगा, देखिए भावी प्ररोह, भोजन का संग्रह और भावी मूल बोलेंगे। इसको दोस्तों भावी प्ररोह जो बोल दिया है, इसको भावी मूल कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको भावी मूल बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 1844 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1845 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? बीज में, पत्ती में, पुष्प में, या दोस्तों मूलाग्र में? तो पादपों में प्रांकुर जो पाया जाता है दोस्तों, वो बीज में पाया जाता है। 1845 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डाट डाट में परिवर्तित हो जाता है। कह रहा है पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डाट डाट में परिवर्तित हो जाता है। बीज में, युग्मनज में, भ्रूण में, या फिर दोस्तों फल में? तो 1846 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है यहाँ पे बीज, तो यहाँ पे बीजांड जो होता है बीज में परिवर्तित हो जाता है। 1846 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1847 नंबर, और यहाँ पे कहा है निम्न में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद के रूप में विकसित होता है? बीजावरण, बीजपत, भ्रूण, या भ्रूण कोश? तो 1847 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है सी, यहाँ पे भ्रूण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1847 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अब हम पादप कार्यकी के बारे में पढ़ेंगे, और दोस्तों इसमें वातपोत्सर्जन देखेंगे, पहला अध्याय। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होता है? तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। ये बात दोस्तों सही कह रहा है। रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका संकुचन, ये गलत कह रहा है। रक्षक कोशिकाओं का जल से निकलना और उनका संकुचन फूलना, ये गलत है। रक्षक कोशिकाओं के जल का निकलना और उनका फूलना, तो ये हमारा जो राइट हो जाएगा, रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना होता है। तो 1848 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1849 नंबर, और इस पे कहा गया है कि वायुमंडलीय दाब और वातपोत्सर्जन की दर एक दूसरे के डाट डाट होती है। दोस्तों क्या होती है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1849 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1850 नंबर, इस पे कहा है कि श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? थैलेकाइड में, रंध्र में, क्लोरोफिल में, या फिर दोस्तों ग्रेना में? तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा रंध्र शब्द हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1850 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा 1851 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? देख लीजिएगा 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहा वातपोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण, केवल विसरण और संग्रहण, केवल वातपोत्सर्जन और संग्रहण, केवल वाष्पोत्सर्जन और विसरण। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 1851 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या पूछा गया? पौधों में उत्सर्जन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? पौधों में उत्सर्जन, यहाँ पे क्या लिख देंगे? उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है दोस्तों वातपोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 1851 का हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि वातपोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में वातावरण में निकलने की प्रक्रिया को वातपोत्सर्जन कहते हैं। तो ये हमारा दोस्तों 1851 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला हम लोग देखेंगे 1852 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया है कि पादप का वायवीय, देखिए पादप का वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को डाट डाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्थानांतरण कहा जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा, वाष्पीकरण कहा जाएगा, या फिर दोस्तों परिवहन कहा जाएगा। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। कहा गया है कि पादप के, या दोस्तों यहां देख लीजिएगा, पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को
हम दोस्तों वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। अभी मैंने आपको बताया है कि पादपों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर दोस्तों पोटोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। देखिए वाष्पोत्सर्जन को पोटोमीटर द्वारा, देखिए हम क्या लिखेंगे, पोटो आगे लिख दीजिएगा मीटर, पोटोमीटर द्वारा मापते हैं, पोटोमीटर द्वारा मापते हैं, यहां पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये बात हो गई। तो यहां पे दोस्तों हमारा विकल्प नंबर देखेंगे 1852 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1853 नंबर, कहा है कि पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम बताएं। पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम बताएं। हरित लवक, वातरंध्र, रंध्र या रक्षक कोशिकाएं। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम रंध्र हो जाएगा दोस्तों, रंध्र। ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो दोस्तों यहां पे देखेंगे 1853 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आपको दोस्तों बता दूं यहां पे कहा गया कि पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र किसे कहेंगे? तो पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को हम लोग रंध्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1854 नंबर, और इस पे कहा है कि गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल होती हैं। गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल होती हैं? तो दोस्तों गार्ड कोशिकाएं जो होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन में शामिल होती हैं। तो 1854 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि गार्ड कोशिकाएं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। ये कोशिकाएं पत्तियों, तने और अन्य अंगों के बाह्य त्वचा में स्थित विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिनका उपयोग गैस के आदान प्रदान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दोस्तों किस लिए करते हैं? गैस के आदान प्रदान या नियंत्रित करने के लिए हम लोग करते हैं। अगला दोस्तों 1855 नंबर, और यहाँ पे कहा है निम्न में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है? वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, मूल दाब, अवशोषण। तो 1855 का देखेंगे दोस्तों, तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है वाष्पोत्सर्जन, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि निम्न में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है? तो ये हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है। तो वाष्पोत्सर्जन मिट्टी से पानी के अवशोषण में मदद करता है। अवशोषित पानी जड़ों से पत्तियों तक जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जाता है। वाष्पीकरण के दौरान दोस्तों वाष्पोत्सर्जन पौधे की सतह ठंडी रखने में मदद करता है। तो यही दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1856 नंबर, और इस पे कहा गया है कि वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है। तो वाष्पोत्सर्जन करा इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है, हमको नहीं होता है ये बात बताना है। तो ये दोस्तों अंतःकोशिकीय अंतरालों पर नहीं होता है। तो 1856 का हमारा विकल्प नंबर देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1857 नंबर, और इस पे कहा है कि गार्ड कोशिकाओं में डाट डाट प्रवाहित होने पर वे फूल जाती हैं, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। गार्ड कोशिकाओं में कहा गया, गार्ड कोशिकाओं में डाट डाट प्रवाहित होने पर वे फूल जाती हैं, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, तो ये हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा पानी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने पर, क्या प्रवाहित होने पर, पानी प्रवाहित होने पर वे फूल जाती हैं, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। 1857 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है 1858 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है क्वेश्चन पे कि पौधे डाट डाट द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। पौधे डाट डाट द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा, मल त्याग द्वारा, परिसंचरण द्वारा या फिर दोस्तों श्वसन द्वारा। तो पौधे जो होते हैं दोस्तों ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो 1858 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है 1859 नंबर, और इस पे कहा गया है कि वाष्पोत्सर्जन डाट डाट के द्वारा होता है, रंध्र द्वारा, बाह्य त्वचा द्वारा,
संवहनी बंडल द्वारा या फिर दोस्तों आवरण द्वारा। तो वाष्पोत्सर्जन हमारा जो होता है वो रंध्र के द्वारा होता है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे दोस्तों, रंध्र लिख देंगे। तो वाष्पोत्सर्जन हमारा रंध्र के द्वारा होता है। विकल्प नंबर ए जो दिया गया है 1859 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1859 के बाद हम लोग देखेंगे 1860 नंबर, और इस पे कहा गया है कि पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है। उत्सर्जन कहा जाएगा, श्वसन कहा जाएगा, गैस विनियमन कहा जाएगा या वाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा। तो 1860 का दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें जो हम कहेंगे, अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं बार बार, वाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा। 1860 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1861 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 1861 नंबर में हमारा कहा गया है कि पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है। तो पौधों के पत्तियों की मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को हम लोग दोस्तों वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। 1861 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1862 देख लीजिएगा, और 1862 में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि वन डॉट द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। देखिए वन जो होता है किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं, तो दोस्तों ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। विकल्प नंबर हमारा 1862 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और 1863 नंबर दोस्तों देखेंगे, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि डॉट स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। डॉट स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। तो देखिए कौन सी स्थितियों के कारण वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, उच्च तापमान के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण, उच्च आर्द्रता के कारण, प्रकाश की उच्च तीव्रता के कारण। तो ये दोस्तों उच्च आर्द्रता के कारण स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। किसकी वजह से इसमें देखेंगे, स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, तो उच्च आर्द्रता के कारण हमारा वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कम हो जाता है। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा अगला हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है 1863 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1864 नंबर, और यहाँ पे हमारा 1864 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि देखते हैं यहाँ पे 1864 नंबर। तो यहाँ पे कहा गया है कि पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। ट्रांसपायरेशन कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे, परिस्पिरेशन कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को हम दोस्तों ट्रांसपायरेशन कहेंगे। तो ट्रांसपायरेशन कहेंगे। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा कुल मिला के 1864 का जो हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया क्या गया है, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 1864 के बाद हम लोग देखेंगे 1865 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि पौधों में डॉट अवशोषण और फिर कहा गया और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। दोस्तों देख लीजिएगा क्या मदद करेगा, प्रतिफलन मदद करेगा, प्रकाश संश्लेषण मदद करेगा, श्वसन मदद करेगा या वाष्पोत्सर्जन मदद करेगा। पौधों में ये वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे हम भरेंगे, देखिए वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे क्या लिख देंगे, पौधों में ये वाष्पोत्सर्जन अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करेगा। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया क्या गया है, यहाँ पे दोस्तों देख लिया है, यहाँ पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1865 का हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1865 के बाद हम लोग देखेंगे 1867 नंबर, और इस पे कहा गया है कि रात के समय प्रकाश संश्लेषण। देखिए यहाँ पे हमारा कहा है कि देखिए 1866 तो यहाँ पे रखा ही नहीं गया, 65 के बाद 266 तो गायब कर दिया गया, सीधा 67 पे आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना डॉट का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। हाइड्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर दोस्तों जल। तो दोस्तों आपको बता दूं कि रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, देखिए CO2 का उत्सर्जन एक मुख्य विनियमन गतिविधि है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पे CO2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना CO2 का उत्सर्जन एक मुख्य विनियम गतिविधि है। यहाँ पे 1867 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1868 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है इस क्वेश्चन में, रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना डॉट डॉट का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। देखिए वही क्वेश्चन को दो बार रख दिया गया है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि हम यहाँ पे CO2 रख देंगे, वही 66 की पूर्ति करने के लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो बार रख दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं 1867 का विकल्प नंबर हमारा वही बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1868 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है, ग्लूकोज है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर दोस्तों ऑक्सीजन है। तो निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑक्सीजन। यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1868 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1869 नंबर, और इस पे कहा गया कि पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है। तो देख लीजिएगा रात के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, नहीं भाई ये सही नहीं है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ये बात सही कह दिया। रात के समय श्वसन द्वारा, दिन के समय श्वसन द्वारा, गलत। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पे 1869 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1870 नंबर, और इस पे कहा गया है कि पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है। यहाँ पे पूर्ति लिख देंगे और आवश्यकताओं को, देखिए यहाँ पे कह रहा है पादपों की कार्बन ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है, अवशोषण द्वारा, स्थानांतरण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो ये हो जाएगा दोस्तों पादपों की कार्बन और ऊर्जा की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है, तो इनमें से दोस्तों प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। 1870 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर 1870 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1871 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा, देखिए इनमें से संबंध कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए हमको गलत कथन की छटनी करनी है। तो 1871 में दोस्तों देख लीजिए कह रहा प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है। तो सही कह रहा भाई, अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है। फिर कह रहा प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित या क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से संबंधित है, ये भी सही कह रहा है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, तो ये गलत कह दिया है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित है, ये हमारा सही कह रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो गलत बताना था, तो 1871 का गलत हमारा कौन हो जाएगा, सी वाला गलत हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अब प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1872 नंबर कहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कहा निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी, तो ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होगा, या फिर दोस्तों जल के अणुओं का विभाजन नहीं होगा, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा राइट हो जाएगा, कह रहा 1872 में
प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। देखिए नहीं वाला सब पूछा है, तो ये दोस्तों ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है। तो 1872 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 1873 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्न में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है। तो दोस्तों अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है, ये ऑक्सीजन होता है। 1873 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1874 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है। O2 मुक्त होना, CO2 मुक्त होना, CO मुक्त होना, O3 मुक्त होना। तो 1874 का विकल्प नंबर जो दिया गया है ए में O2 मुक्त होना, विकल्प नंबर 1874 का ए के साथ क्वेश्चन यहाँ पे राइट बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि O2 का मुक्त होना पादपों में होने वाली एक दैनिक क्रिया का परिणाम है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना पोषण करते हैं। इस क्रिया के दौरान वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है। O2 मुक्त होना यानी कि ऑक्सीजन मुक्त होना। O2 क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन मुक्त होना। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और 1875 नंबर पे देखेंगे, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान डाट डाट से जल के 6 अणु बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान डाट डाट से जल के 6 अणु बनते हैं। तो देखिए जल के 6 अणु बनते हैं दोस्तों, हमारा ये बन जाएगा 12H2O के द्वारा बनेगा, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1875 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1876 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि श्वसन की दर, देखिए श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण पौधों के विकास में वृद्धि होगी। उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। फिर पौधे बहुत अधिक मात्रा में भोजन का संग्रहण करेंगे, पौधों का विकास धीमा हो जाएगा। तो 1876 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव ये पड़ेगा कि उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। 1876 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1877 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद डाट डाट होता है। तो गैसीय अपशिष्ट उत्पाद दोस्तों क्या होता है, तो यहां से देखेंगे तो विकल्प नंबर जो बी दिया गया है ऑक्सीजन। तो 1877 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, और यहाँ पे हमारा कहा गया है 1878 नंबर, और इस पे कहा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, प्रकाश की, या फिर दोस्तों क्लोरोफिल की। तो 1878 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा 1878 में दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, वर्णक और सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1879 नंबर, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी प्रक्रिया लागू नहीं होती है। तो दोस्तों देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये हमारा जो होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होता है। विकल्प नंबर बी 1879 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1880 नंबर, और इस पे कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को डाट डाट के रूप में संचित किया जाता है।
स्टार्च के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या फिर दोस्तों विटामिन के रूप में। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या भरेंगे, स्टार्च, स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। 1880 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1881 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। तो देख लीजिएगा, कवक हो जाएंगे या मरूदभिद हो जाएंगे या नीले हरे शैवाल हो जाएंगे या दोस्तों जीवाणु हो जाएंगे। तो 1881 का देखेंगे दोस्तों विकल्प नंबर बी, मरूदभिद पौधे हो जाएंगे। यानी कि कौन से रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। तो ये 1881 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 1882 नंबर, और इस पे कहा गया है कि उस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा उस भौतिक रास प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये हो जाएगा हमारा प्रकाश संश्लेषण के जरिए भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए कह रहा जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। विकल्प नंबर 1882 का हम देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1883 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश और पण रहित क्लोरोफिल। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, देखिए ये जो लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1883 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं 1884 नंबर। तो 1884 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, कहा गया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सही क्रम को दर्शाता है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना। तो 1884 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे जो सी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर सही क्रम अगर इनको देखेंगे तो सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, फिर होगा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, फिर होगा हमारा जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन, लास्ट में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना। विकल्प नंबर ये दिया गया है सी पे। तो 1884 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 1885 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 1885 नंबर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया कह रहा क्या होगा जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है। तो पादप उन 3 दिनों के लिए शीत निष्क्रियता की अवस्था में चले जाते हैं, तो ये गलत कह रहा है। पादप प्रोटीन भंडारों का उपयोग करते हैं, ये भी गलत कह रहा है। पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं, ये सही कह रहा है। पादपों के तेल भंडार एकदम समाप्त हो जाते हैं, ये भी गलत कह रहा है। पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। विकल्प नंबर हमारा 1885 का सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 1885 जो हमारा दिया गया है इसमें क्या हो जाएगा, जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं, और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे सूखने लगते हैं। तो विकल्प नंबर सी जो हमारा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1886 नंबर, और इस पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्या मानते हैं, क्यों मापते हैं, ये लिखा है, मानते नहीं मापते हैं लिखा है। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम
स्टार्च की उपस्थिति, देखिए यहां पे लिख दीजिएगा स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप स्टार्च का निर्माण होता है, ग्लूकोज जल में अविलेय है, निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। ये विकल्प नंबर सी जो दिया गया है स्टार्च जल में विलेय है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1887 नंबर, और यहां पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? अपशिष्ट उत्पादों का रस धानियों में संग्रहण, कुछ अपशिष्टों का मिट्टी में निष्कासन, गलत कह रहा है, ये भी गलत कह दिया है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल का निष्कासन, अतिरिक्त जल का निष्कासन जो लगा दिया ये गलत कह दिया। पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करना, ये बात सही है यहाँ पे कि पत्तियों के माध्यम से हम विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करना होता है। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1888 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? रक्षक कोशिकाएं, केंद्रक कोशिका झिल्ली, या फिर दोस्तों रंध्र। तो 1888 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है रंध्र हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रंध्र हमारा क्या होता है दोस्तों देख लीजिएगा, हमने बताया आपको कि यहाँ पे दोस्तों पौधों में गैसों या दोस्तों गैसों का विनिमय रंध्रों द्वारा होता है, पौधों में गैसों का विनिमय रंध्रों द्वारा होता है। और फिर इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया क्या गया है दोस्तों देख लीजिएगा 1888 में अभी हमारा दोस्तों देख लीजिएगा हो गया हमारा यहाँ पे 1888 का डी विकल्प राइट था। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 1889 नंबर यहाँ पे कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट दोस्तों ग्लूकोज बनेगा। यहाँ पे 1889 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का अगर रासायनिक फार्मूला जानेंगे, देखिए C6 होता है H12O6, C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। नामक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे 1889 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1890 नंबर कहा गया कि गन्ने के पौधे डाट को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। गन्ने के पौधे डाट को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तनों में से एक है। वायु, सूर्य प्रकाश, रस, या फिर दोस्तों जल। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया सूर्य प्रकाश, गन्ने के पौधे सूर्य प्रकाश यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक होते हैं। 1890 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1891 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, अर्थात CO2 की आवश्यकता होती है। तो 1891 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तभी ये लोग दोस्तों हमें O2 प्रदान करते हैं। दोस्तों आगे देख लीजिएगा 1892 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल हैं। देखिए 4 मूलभूत तत्वों में शामिल है, देखिए क्लोरोफिल शामिल है, सूर्य का प्रकाश शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है और दोस्तों पानी शामिल है। विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है सी, तो 1892 का देखेंगे तो सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 1893 नंबर, और इस पे कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण में
कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। यह क्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी होती है। लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। तो विकल्प नंबर हमारा देखेंगे 1893 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1894 नंबर, और इसमें कहा है कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। पत्तियों का, तना का, कांटे का, या फिर दोस्तों जड़ का। तो 1894 का देखेंगे तो बी विकल्प हमारा जो दिया गया है तना, तो 1894 का बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 1895 नंबर, और यहां पे दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति से होता है। प्रकाश की मतलब उपस्थिति से होता है। दोस्तों किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रकाश प्रभावित करती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हरे रंग की, जो मतलब किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है। तो ये दोस्तों हमारा हरा रंग हो जाएगा। हरे रंग पौधों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संयोग से कार्बन मुक्त यौगिकों के निर्माण करने की प्रक्रिया को शामिल करती है। तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1895 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1896 नंबर, और इस पे कहा गया है कि इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है। एटीपी, पाइरूवेट, ग्लूकोज, या फिर दोस्तों एडीपी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर जो ए दिया गया है एटीपी, चाहे आप इस प्रकार से भी लिख दीजिएगा एटीपी, ठीक है ना। तो कह रहा इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है। एटीपी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1896 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे भाई यहाँ पे हमारा दिया गया है 1897 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पौधों में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत क्या है। पौधों में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत क्या है, तो ये हमारा सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। विकल्प कहाँ पे मौजूद है, डी पे। तो पौधों में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत जो दोस्तों हमारा है वो हो जाएगा हमारा डी विकल्प। डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1898 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है। सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, पानी, या कार्बोहाइड्रेट। तो 1898 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है यहाँ पे देख लीजिएगा, चार ऑप्शनों में से जो राइट हो जाएगा वो हमारा बन जाएगा डी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो स्टार्च के रूप में दोस्तों हम जो संग्रहित करते हैं कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करते हैं। तो 1898 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब दोस्तों देख लीजिएगा 1899 में जो दिया गया, कह रहा प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, स्टार्च और ऑक्सीजन, स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे ग्लूकोज और जल और दोस्तों ऑक्सीजन। ये 1899 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1900 नंबर, और 1900 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का। तो दोस्तों आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो हमारी कौन सी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो ये दोस्तों सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। विकल्प नंबर हमारा 1900 का देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये रहा। तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में दिया गया है 1901 नंबर में, कहा गया कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है। शाखाएं और तने में,
पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में, पत्ती और तने में, जड़ों और जड़ों के रस में। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है, तो ये होता है पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में। विकल्प नंबर हमारा बी 1901 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1902 नंबर, और इस पे कहा गया है कि परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, परजीवी नहीं है, प्राणिसम नहीं है, स्वचालित नहीं है, मृत पोषित नहीं है। परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, तो ये दोस्तों हमारा स्वचालित, यानी जो लिखा है स्वचालित परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। 1902 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। स्वचालित परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा 1903 नंबर पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेडेशन, विद्युत अपघटन, गैल्वनीकरण। तो दोस्तों 1903 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर ए प्रकाश संश्लेषण इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 1903 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा जो दिया गया है, इस पे कहा गया है 1904 नंबर पे, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी? किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है वायु में मुक्त होगी? तो यहां पे अगर देखा जाए दोस्तों किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी, तो प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, प्रस्वेदन में, उत्सर्जन में। तो दोस्तों आपको बता दूं यहां पे जो हो जाएगा किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी, तो ये दोस्तों प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। 1904 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1905 नंबर, और इस पे कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? क्लोरोफिल से, जाइलम से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर दोस्तों पानी से। तो दोस्तों ये हमारा पानी से आता है। कहां से आता है दोस्तों? पानी से। विकल्प नंबर देखेंगे तो 1905 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 1906 नंबर, और इस पे कहा गया है कि फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो ये ग्लूकोज का निर्माण जो होगा दोस्तों केल्विन साइकिल पर ग्लूकोज का निर्माण होगा। 1906 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दूसरे स्तर में केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। केल्विन चक्र पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया की एक श्रृंखला है। एक ग्लूकोज के अणु की रचना के लिए इस चक्र के 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। तो केल्विन साइकिल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 1907 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डाट फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। डाट फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। तो फाइटोक्रोम का हमारा जो एक प्रशांत रूप जो होता है वो P660 जो दिया गया है ए ऑप्शन पे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1907 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1908 नंबर, इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों 1908 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर जो बी दिया गया है ऑक्सीजन, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और आगे दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे हमारा 1908 का बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1909 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए डाट आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या नहीं आवश्यक है दोस्तों? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी कि O2 की आवश्यकता नहीं है, O2 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1909 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1910 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा। 1910 नंबर में कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है। सभी को पता है हरी पत्तियों में मौजूद पदार्थ हमारा क्लोरोफिल होता है। तो 1910 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1911 नंबर, और इस पे हमारा जो कहा गया है क्वेश्चन पे, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज ही हमारा पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप हो जाएगा। तो देखिए सुक्रोज का अगर हम रासायनिक सूत्र लिखें तो C12, देखिए C12 होता है H22O11, H22O11 ये हमारा होता है सुक्रोज का रासायनिक फार्मूला होता है। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे 1911 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का हम लोग अब देखेंगे अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है। और यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों देख लीजिएगा ये जो हमारा 1912 नंबर जो दिया गया है ये हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है। तो चलिए इस अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि पौधों में श्वसन हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन में होता है। ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन में होता है। दोस्तों क्या होता है देख लीजिएगा, कह रहा है क्लोरोप्लास्ट होता है, कोशिका द्रव्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्र द्रव्य होता है। तो ऑक्सीजन की मदद में पाइरूवेट का विघटन दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यही हमारा इस विकल्प का राइट आंसर बन जाएगा। 1912 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज करंट अफेयर दिया जाएगा, डे बाय डे का मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों क्लास नोट्स का हल सेट पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन बुकों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे ग्रुपों से या दोस्तों चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट होगा, अगर आप उस डाउट या डप्ट को भेजते हैं तो उसका सही तरीके से आपका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।